Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College अजमेर। आज अपन बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो कि ABST का पेपर फर्स्ट है, उसके बारे में आज अपन परिचर्चा करेंगे, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा निर्गमित सामग्री का मूल्य लगाना, मटेरियल इश्यू प्राइस। कि जो जब सामग्री भंडार गृह से किसी सब वर्क के लिए निर्गमित की जाती है तो उसे निर्गमित सामग्री का प्रति इकाई जिस दर पर मूल्य लगाया जाता है कि एक सामग्री भंडार गृह में होती है और भंडार गृह से उसका जो उप विभाग बनाया हुआ है उसमें जब सामग्री को निर्गमित की जाती है तो उस पर जो मूल्य लगाया जाता है उसे सामग्री निर्गमन मूल्य कहते हैं, मटेरियल प्राइस कहते हैं। इस मूल्य को निर्गमित सामग्री की मात्रा से, कि मान लो सपोज कीजिए कि 500 यूनिट इश्यू की और वो 5 रुपये की है या 10 रुपये की है, तो वही रकम संबंधित उपकार्य में खपत होने वाली सामग्री का मूल्य समझा जाएगा। तो 500 यूनिट से 5 रुपये की एक यूनिट है तो 500 को 5 से मल्टीपल करके तो उसका मूल्य जो होगा वो निर्गमन मूल्य कहलाएगा। सामग्री निर्गमन करते समय जो प्रति इकाई मूल्य लगाया जाता है वो लागत मूल्य हो सकता है, बाजार मूल्य हो सकता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। उसमें सामग्री के लागत मूल्य में उसकी खरीद कीमत तथा उसको गोदाम तक लाने के खर्चे सम्मिलित किया जाता है। मतलब उसको खरीदे कितने में और वो गोदाम में आकर के आई जब तक का उसका मूल्य, वो सामग्री की प्रति इकाई लागत मूल्य निकालते समय ध्यान रखते हैं। अतः सामग्री को प्रति इकाई लागत मूल्य निकालते समय उसकी खरीद कीमत को नहीं बल्कि गोदाम तक लाने का खर्चा भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए 500 रुपये की मटेरियल खरीदा और 50 रुपये उसके भाड़े के लग गए तो 550 रुपये होंगे, न कि 500 रुपये। कुछ लागत लेखापालों का मत है कि वस्तु की उत्पादन लागत की सामग्री वास्तविक लागत की जोड़ी जाना चाहिए। कुछ लागत लेखापाल हैं वो कहते हैं कि जिसमें वो मटेरियल जितने में खरीदा वही लागत जोड़ी जानी चाहिए। अतः सामग्री का निर्गमन मूल्य लागत बाजार मूल्य के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। कुछ लागत लेखापालों के अनुसार वस्तु की उत्पादन लागत में वह मूल्य जोड़ा जाना चाहिए और कुछ लागत लेखापालों के अनुसार नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो आपको जो भी कुछ करना है वो पर्सन के नोट में जोड़ देना है या पर्सन के अकॉर्डिंग करना है। इन दोनों विचारधाराओं के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पक्ष में दिए जाने वाले तर्क, सामग्री को लागत मूल्य पर निर्गमित किए जाने के लिए लागत लेखापालों द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। कौन कौन से? पहला तर्क, लागत लेखा को प्रयोजन वस्तु की वास्तविक लागत ज्ञात करना। बिल्कुल सही बात है, वस्तु की जो लागत है वो वास्तविक लागत ज्ञात करना होता है। यह तभी संभव है जबकि सामग्री का निर्गमन वास्तविक लागत पर किया जाए। सामग्री के बाजार मूल्य में परिवर्तन होने से यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा निर्मित वस्तु के विक्रय मूल्य में भी परिवर्तन हो सके। निर्गमन के दिन बाजार मूल्य ज्ञात करना सदैव आसान नहीं होता और सामग्री को बाजार मूल्य पर निर्गमित करने से वस्तु की लागत में बिना वसूल हुआ लाभ, अनरिलीज्ड प्रॉफिट अथवा बिना उठाया गया नुकसान, अनरिलीज्ड अनसस्टेन्ड लॉस सम्मिलित हो जाएगा। और अगला जो बात है वो है सामग्री को बाजार मूल्य पर निर्गमित करने पर ऐसी स्थिति आ सकती है जबकि सामग्री वास्तव में समाप्त हो जाए और सामग्री खाता फिर भी शेष बताए। बाजार मूल्य कम होने पर ऐसा होगा अथवा बिन में सामग्री वास्तव में बची हुई हो और जबकि सामग्री खाता कोई शेष ही ना बताए, तो बाजार मूल्य बढ़ने पर ऐसा होगा। बाजार मूल्य के पक्ष में कि लागत मूल्य को रखेंगे तो ये चीज़ें अपने सामने आएगी, और बाजार मूल्य रखेंगे तो इसके लिए अलग से यदि सामग्री का क्रय निर्गमन के दिन ही किया जाता है तो उसका बाजार मूल्य ही सामग्री की लागत होगी। सपोज कीजिए कि क्रय वाले दिन ही उसको निर्गमन कर दिया तो उसको बाजार मूल्य ठीक रहेगा, ठीक है। और सामग्री का बाजार मूल्य पर निर्मित करने से वस्तु की लागत में सामग्री का परिवर्तन मूल्य प्रतिबिंबित होता है, मतलब उसी में दिखता है। सामग्री को बाजार मूल्य पर चार्ज करना क्रय विभाग की कार्यकुशलता को प्रकट कर सकेगा। सामग्री को बाजार मूल्य पर निर्मित करने के चाहे जो भी लाभ हो, लेकिन प्राय लागत लेखाशास्त्री इस विचारधारा के हैं कि सामग्री को लागत मूल्य पर निर्माण करना ही सबसे अधिक तर्कसंगत है। कहने का मतलब यह है
आपको अगर 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पुटअप करें तो सबसे बेस्ट तर्कसंगत बात तो यही रहेगी कि लागत मूल्य पर ही, क्योंकि इसको मटेरियल कॉस्ट का काम ही यही है कि प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन जब किया जाता है तो उसके लागत मूल्य को ही जोड़ा जाता है, न कि मार्केट प्राइस को। सामग्री निर्माण के लिए लागत मूल्य पर मूल्यांकित करना, यह निर्धारण कर लेने के पश्चात कि सामग्री निर्माण लागत मूल्य पर किया जाना चाहिए। एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है। प्राय देखा जाता है कि भंडारगृह में रखी हुई एक ही प्रकार की सामग्री कई बार अलग अलग कीमतों पर खरीदी जाती है, अतः एक ही सामग्री की लागत कीमत भिन्न भिन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि जब उस सामग्री को निर्माण हो तो वह कौन सी लागत कीमत पर की जाए। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कई विधियाँ खोजी गई है, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली विधि है वो है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अथवा फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इससे संबंधित वीडियो में इंडिविजुअल फीफो मेथड का आपको पहले बता चुका हूँ, उसको देख लेना आप। इससे पहले जो कॉस्टिंग का वीडियो था उसमें आप ये चीज़ देख लेना। इसके बाद दूसरा, इसके गुण भी बताए थे, इसके दोष भी बता दिए थे मैंने आपको, और कुछ उदाहरण देकर के भी बताया था, जो आप इससे पूर्व वाली वीडियो में देख लेना। इसके बाद अपन बात करते हैं अंतिम आगमन और प्रथम निर्गमन विधि। अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि, जो लास्ट में आई है वो पहले जाएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड याद रखना, फीफो दूसरी लीफो, दोनों में डिफरेंस क्या है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले आएगी, पहले जाएगी, और लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आई है वो पहले जाएगी। यह विधि प्रथम विधि से विपरीत है। पहले जो फीफो मेथड बताई थी उसके जस्ट विपरीत है। जस्ट विपरीत का मतलब कि उसमें क्या मानते थे कि अपन जो सामग्री पहले आ रही है वो पहले जा रही है। इसमें क्या, जो सामग्री पहले आ रही है वो बाद में जाएगी। बिन में इस मान्यता पर आधारित है कि बिन सामग्री की जो इकाइयाँ बाद में प्राप्त हुई है, निर्गमन के समय यही इकाइयाँ पहले निर्मित की गई है। इसमें यह मान्यता रहती है कि जहाँ पर भी अपन रखते हैं कोई भी बॉक्स में, तो जो बाद में आती है वो इकाइयाँ ऊपर रहती है, और पहले आ गई वो नीचे चली जाती है। अतः इनकी कीमत भी उसी क्रम में लगाई जाती है। यह ध्यान रहे कि बिन में पहले और बाद में आने वाली इकाइयों को अलग अलग नहीं रखा जाता। सामग्री के निर्माण के समय कीमत लगाने के लिए यह तो केवल मान लिया जाता है बाद में आने वाली सामग्री पहले जा रही है। उदाहरण माना कि सामग्री का आगमन निम्नलिखित प्रकार से हुआ। जैसे मान लो सपोज कीजिए कि किसी को 1 जुलाई 2020 को 500 इकाइयाँ दर 5 रुपये प्रति इकाई के दर से आई, और 14 जुलाई 2020 को 100 इकाइयाँ दर 6 रुपये प्रति इकाई से आई। अब माना कि सामग्री को निम्न प्रकार निर्गमन हुआ। 15 जुलाई 2020 को 25 इकाइयाँ और 18 जुलाई 2020 को 100 इकाइयाँ। तो इस उदाहरण में अपन देखेंगे कि जो 15 जुलाई को 25 इकाइयों का निर्गमन हुआ वो 6 रुपये से हुआ। जो लास्ट वाली इकाइयों हैं उसकी प्रति इकाई को ध्यान रखना है अपने को, हिसाब से माना जाएगा, और इस मान्यता पर आधारित है। बाद वाली इकाइयाँ पहले जा रही है। फिर 18 जुलाई को जो 100 इकाइयाँ निर्मित की जाएगी उनमें उसी मान्यता के अकॉर्डिंग 100 इकाइयाँ आई थी, 75 इकाइयाँ 6 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और शेष 25 इकाइयाँ 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से जाएगी। अब इस अंतिम लीफो मेथड है उसका लाभ क्या क्या है, इस विधि के लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि सामग्री वर्तमान मूल्य, आज का जो मूल्य है वस्तु की लागत का प्रतिबिंब होता है। जो आज जो मूल्य है वही जा रहा है। जहाँ सामग्री के उत्पादन में प्रयोग करने से पूर्व परिपक्व मैच्योर किया जाए वहाँ यह विधि अधिकतम प्रभावी होती है। यह विधि बाजार मूल्य से अधिक नज़दीक होती है, अतः बाजार मूल्य को अपनाने से प्राप्त हो सकने वाले लाभ इस विधि से प्राप्त हो सकते हैं। यह विधि प्रथम विधि के समान ही सरल है, सरल तो है ही। अब इसके दोष, इस विधि में निम्नलिखित दोष है। क्या दोष है? चिट्टे में स्टॉक बहुत पुराने मूल्यों पर दिखाया जाता है, अतः कीमतों में अधिक परिवर्तन होने पर चिट्टा सही आर्थिक स्थिति नहीं बताएगा। इसके बाद बढ़ते हुए मूल्यों को स्थिति में उपयुक्त, यह मान्यता, यह विधि किसी संकट के समय सामग्री न्यूनतम सीमा से नीचे चली जाए तो उत्पादन विभाग को सामग्री की बहुत पुरानी कीमतें चार्ज होगी। यह मान्यता तर्कसंगत नहीं है। जो वस्तु बाद में आती है वह पहले निर्गमित हो। बढ़ते हुए मूल्य की स्थिति में उपयुक्त विधि, बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन एवं अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधियों में से अंतिम आगमन और प्रथम निर्गमन विधि से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वस्तु की उत्पादन लागत में उसको वर्तमान मूल्य प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार से ये आपकी अंतिम आगमन और प्रथम
निर्गमन विधि लिफो मेथड थी। यह आपकी लिफो मेथड थी। और इसके बाद जो बताएंगे वो बताएंगे बेस स्टॉक मेथड, आधार शेष पद्धति और एवरेज प्राइस बेसिस। तो ये विधियाँ, इसके बाद बताएंगे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, फिर हाईएस्ट प्राइस मेथड। इसी प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।